है नीट क्रांति में खासतौर नेताजी स्माइल, जिसमें आज हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा जी, जो कि माधोगढ़ से पूर्व में 2 बार विधायक भी रहे और एक शिक्षक भी रहे। जानेंगे उसे ज़मीनी हकीकत पर किस तरह उन्होंने राजनीति की सफ़र शुरू किया, क्या युवाओं को प्रेरणा देते हैं और क्या क्या कठिनाइयाँ आई उनके राजनीतिक जीवन में, और किस तरह उन्होंने राजनीति के सफ़र में क्या राजनीतिक जो पार्टी हैं अन्य उनके जो घरेलू मुद्दे से लेकर हर चीज़ पर उनकी जो राय है वो हम आपके बीच आज शो के माध्यम से रखेंगे। नेता जी, हमारे शो में आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। हम पहले आपकी प्रारंभिक शिक्षा जानना चाहेंगे। हमारी शिक्षा जो है MA राज्यशास्त्र, MA समाजशास्त्र, BEd ये मेरी। आपने राजनीतिक शुरुआत कब की, किस पार्टी से की और क्या वजह रही थी आप राजनीति में आए? मैं 1965 में इंटर करने के बाद जब डिग्री कॉलेज में पहुंचा तो डिग्री कॉलेज में चुनाव हुआ करते थे। मैंने वहाँ देखा कि संप्रदान परिवारों के बच्चे ही केवल उसमें छात्र संघ के चुनाव में भागीदारी किया करते थे। गरीबों के गांव के बच्चे, मजदूरों के बच्चे और मुख्तार जो समाज के अहम होते थे उनके बच्चे छात्र संघ के चुनाव से दूर रहा करते थे। मैंने कम्युनिस्ट की राजनीति करते हुए मैंने उनकी लड़ाई लड़ी और जाकर के सबसे पहले 1966 में मैंने डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव जीता। उसी समय से मेरी राजनीतिक भाजपा में जो इच्छा थी कि किया जाए, मैं लगातार उसमें लगा हूँ और लंबे समय तक मैं कम्युनिस्ट में राजनीति करता रहा। और कम्युनिस्ट में राजनीति करते बीच में लगा कि चौधरी चरण सिंह की नीतियाँ इस देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, देश के विकास के लिए ज़्यादा हितकर है, तो मैंने जाकर के उनके साथ काम करके BJD बनी, उसके साथ मैंने काम किया। बाद में देखा कि कुछ दिनों के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जो तत्कालीन शिक्षक भी थे और एक संघर्ष करते हुए किसानों के लिए चरण सिंह के साथ रह करके, चौधरी साहब साथ रह करके उन्होंने नया आम प्राप्त करने की लड़ाई लड़ी, मैं उनके साथ जुड़ गया हूँ। और जुड़ते लगातार राजनीति करते देश में ऐसा ही माहौल आया कि एक ऐसा वर्ग जो देश का मूल निवासी है, जो देश के मुख्य करता धरता है, उत्पादन करता है, निर्माण करता है, जिनको हम लोग बहुजन समाज कहते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, देखा उनके साथ अपेक्षा हो रही है। उनके संगठन के लिए मानव श्री राम जी ने एक आंदोलन चला रखा था, जिसको कहते थे वामसे। मैं जाकर के उनसे वामसे में 72 में जुड़ा और करते 77 में जाकर के वामसे के रजिस्टर्ड संगठन बना। उसके बाद उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के सहयोग से ऐसी परिस्थिति आई 1983 में मैंने माधोगढ़ से उपचुनाव लड़ा और चुनाव में बहुत थोड़े अंतराल से अंत में आखिरी दिन अगर जीवराम जी ना थे तो उस चुनाव को मैं जीत जाता। बहुत थोड़े अंतराल से चुनाव में लड़ते हुए DS से हारा। 84 में बहुजन समाज पार्टी बन गई, उससे भी मैं चुनाव लड़ा। 94 उससे भी चुनाव हारा, लेकिन मेरा एक लक्ष्य था, एक उपलब्धि प्राप्त करने का। उस उपलब्धि प्राप्त करने की लगातार संघर्ष करता रहा और 89 में सबसे पहले MLA बनने का मैंने सौभाग्य प्राप्त किया और माधोगढ़ क्षेत्र की जनता ने मेरा साथ दिया और उनकी क्षेत्र की जनता की समस्याओं के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए मैंने जो काम किया वो किसी से छिपा नहीं है। चाहे वो आपके पुल 5 पुल बनवाए हैं, तहसील बनवाई है और तमाम जितने भी विद्यालय हैं, तमाम नए थानों का सृजन कराने का काम है, विद्यालय खोलने का काम किया है। कोई क्षेत्र का ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है, खासतौर से नदी पार जहाँ कभी कोई आता जाता नहीं था। सबसे पहले निंदावली घर कबल मैंने सुकृत करा करके नदी पार के लोगों की समस्या प्रदान किया, जहाँ डकैतों का बोलचाल होता था। पुल के अभाव में डकैतों का वर्चस्व हुआ करता था। पुल बन जाने के बाद धीमे धीमे परिस्थिति अच्छी आई कि फिर हमारी सरकार बनी माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, तो पड़ूस का पुल ये भी स्वीकृत हुआ, जगम्बर पुल स्वीकृत हुआ, आज आकर के आपका ऊँचा घाट का पुल स्वीकृत हुआ, सहरिया घाट का हुआ, और आज आकर के मणिया घाट का पुल स्वीकृत हुआ। ये सब पुल का स्वीकृत कराने में अहम भूमिका लड़ाई लड़ी मैंने, और लड़ाई में मेरा बड़े पैमाने पर जो योगदान रहा और राजनीतिक उपलब्धि जो मेरी रही है। जैसे मैं शिक्षक था, शिक्षक का भी मैं काम करता रहा, मैंने कभी पढ़ाना नहीं छोड़ा। MLA के बनने के बाद भी पढ़ाता रहा अपने पीरियड्स को लगातार। अगर घंटे बाई चांस हमारे छूट भी गए, एक्स्ट्रा क्लास लेकर के छुट्टी मैंने लोगों का कोर्स पूरा करने का काम किया। मैंने बड़ी निष्ठा के साथ नौकरी भी की, निष्ठा के साथ मेहनत भी की है। लेकिन जो है मेरी उपलब्धि, चाहे राजनीतिक हो, चाहे शिक्षा संबंधी हो, चाहे मेरे बच्चों की हो, इसमें मेरी पत्नी का विशेष योगदान रहा। अगर वो मेरा साथ न देती तो
तो न तो मैं कायदे शिक्षक के रूप में काम कर पाता और न नेतागिरी के रूप में काम कर पाता और न बच्चों को पढ़ा पाता। आज मेरा छोटा बेटा अमेरिका में इंजीनियर है और मेरी बेटी CDPO है, जिसको अपने अच्छे काम के लिए पिछली बार राष्ट्रपति का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और मेरे परिवार में जो हालात देख रहे हैं, ये सब मेरी जो परिस्थितियाँ हैं, सब मेरी पत्नी की बदौलत है। उनका त्याग और बलिदान आज हमारी विषय पर जाने वाला है। इसलिए हम लोगों की इच्छा ये रही शुरू से, हमारी इच्छा थी मैं पढ़ूँ। BSc करने के बाद मैंने नौकरी करना शुरू कर दी थी। बाद में मैंने B.Ed करी। मेरा ये था कई विषयों से बाबा साहब को मैंने पढ़ा। 1962 में हाई स्कूल में था तो उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, गौतम बुद्ध और उसका धर्म। बनते जी जो आज नहीं मेरे बीच में, दयानंद देव जी मेरे गुरु थे, उन्होंने किताब पढ़ने को दी थी और मुझसे प्राप्त होकर मैं अम्बेडकर हो गया हूँ और मैं बुद्धिस्ट भी हूँ। तब से लगातार विचारधारा से मैं आज काम कर रहा हूँ और उसी विचार से मैं चाहता हूँ कि लोग देश में आज़ादी में कम से कम अगर है तो आज़ादी के साथ जिए, अपना शिक्षा का उनका जो अधिकार उसका लाभ मिले, उनकी स्वतंत्रता का उन्हें अधिकार है मिला, उसका उन्हें लाभ मिले। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, ये वर्तमान सरकार एक ऐसी सरकार बन रही है जिसका एक लक्ष्य है इस देश में पुनः जो पुरानी संस्कृति थी, उसी संस्कृति पर जो मनुष्य संस्कृति का जो संविधान है वो थोपना चाहते हैं। बाबा साहब के संविधान को किनारे करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मंशा पूरी कभी नहीं होगी। हिंदू के नाम पर जो ये सब लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आज दिन तक कोई भी ग्रंथ, कोई भी धार्मिक इतिहास ये नहीं बता रहा हिंदू धर्म का किसने जन्म दिया, कब जन्म हुआ, इसकी क्या संस्कृति है, इसका क्या लक्ष्य है, इनकी आगे विचारधारा क्या है। इनका कहीं कुछ नहीं, किसी भी दुनिया के किसी देश में हिंदू के नाम से कोई पहचान नहीं है। अगर पहचान है देश में, दुनिया में, तो बौद्धिस्ट के नाम से दुनिया की 1/5 आबादी बौद्धिस्ट तथागत गौतम बुद्ध को मानती है, जिन्होंने देश में दुनिया में जो वैज्ञानिक दर्शन दिया है, जिस दर्शन के कारण दुनिया में आज लोग विकसित हो रहे हैं। जापान कई बार बर्बाद हुआ, लेकिन जापान बौद्धिस्ट होने के नाते तत्काल खड़ा हो जाता। 2 बार उसके ऊपर बमबारी भी हुई है, लेकिन अपने आप खड़ा हो गया। और लगभग साल में 500 के करीब हर जगह उपचार आते हैं, खड़ा हो जाता है। तो जो भी देश आज विकसित है वो सभी बौद्धिस्ट देश है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ ये विचारधारा पैदा हुई है, जहाँ भगवान तथागत ने जन्म दिया है, आज वो देश उनको नहीं मान रहा है। तो उनके शासन में, उनके बाद सम्राट अशोक का शासन रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। उनके शासनकाल में यहाँ इंसान सोने की चिड़िया के रूप में इसलिए गिना जाता था देश, क्योंकि यहाँ सब लोगों को अधिकार था, सब लोगों को प्यार से जिंदा रहने का अधिकार था, सब लोगों को हर तरीके से सम्मान के साथ लेने का अधिकार था। जाति पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, धर्म के नाम पर घृणा कोई नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। तब ये मानव एक समान एक सिद्धांत था। उसी सिद्धांत के तहत आज ज़रूरत है देश की कि देश में ये आज जो परिवर्तन होना चाहिए उसके लिए लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं, ये बात करना चाहेंगे। हमारा अगला प्रश्न ये रहता है, आपकी समाज के प्रति क्या राय है, जिससे समाज का विकास हो सके, देश का विकास हो सके? क्योंकि जब समाज का विकास होगा, देश का विकास अवश्य होगा। समाज के प्रति आप क्या राय है? यद्यपि समाज एक छोटी इकाई है जिसमें हम पैदा हुए, वो अलग बात है। समाज को मैंने आगे बढ़ाने के लिए जब मैं 1989 में MLA बन के पहुँचा, 1990 में प्रदेश का अध्यक्ष बना समाज का। उस समाज को मैंने पूरे प्रदेश में, हमारी समाज 4 नामों से जानी जाती है, कुशवाहा, मौर्य, शाक, सैनी। आपस में लोगों को ये पता नहीं था कि एक ही भाई, एक ही बाप की 4 संतानें हैं। मैंने सबको जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में घनघोर मीटिंगें की, घनघोर रैलियाँ की, यहाँ तक कि मैंने 75 दिन का, 2.5 महीने का, 1 महीने पूरे प्रदेश में भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। और पंचशील रथ यात्रा के द्वारा मैंने प्रदेश का 75 दिवसीय दौरा किया। प्रदेश के प्रत्येक कोने कोने में गया। लखनऊ में मैंने बड़ी बड़ी 3 रैलियाँ की। एक रैली मैंने बनर रैली की, उसके माध्यम से मैंने समाज को जगाने का काम किया, एकत्र होने का काम किया, भाईचारा पैदा करने का काम किया, अपने महापुरुषों का इतिहास को जानने की जिज्ञासा पैदा की, लोगों में शिक्षा की प्रति जागृत पैदा की। और आज मेरा समाज शिक्षित होकर के आज वो कुछ ऐसे पहुँच गया है कि हर जगह मेरा कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी मिल जाएगा। राजनीति मेरी समाज की पहचान ना के बराबर थी। मेरी रथ यात्रा के बाद, रैलियों के बाद समाज चेतना आई, जागृति आई। उसमें मेरी समाज की विभिन्न दलों में कोई पहचान अहमियत नहीं हुआ करती थी। आज कोई भी पार्टी बिना मेरी समाज के कहीं भी किसी प्रकार से कोई चुनाव जीतने के मंसूबे नहीं पाल पा रही है। हर समाज चाहती है कि हम आगे आएँ और आगे आकर के अपना
अपना बचत पैदा करें। हमारी समाज का लक्ष्य रहा है कि ये समाज बौद्धिस्ट समाज बने, ये बाबा साहब के संविधान का समाज बने और संविधान के माध्यम से हम लोगों को अधिकार स्वतंत्रता मिली है उसका हम लोगों को लाभ मिले। ये भी चाहते हैं कि किसी भी हालत में हमारे लोग इस देश में अपनी हैसियत समझे, अपनी ताकत समझे, अपनी महत्वता समझे। देश का सारा निर्वाह जो है बहुजन समाज ने किया है, मूल निवासी समाज ने किया है और आज भी उसकी मर्जी के बगैर अगर देश का बहुजन समाज अगर जिसको कि आज जब मंदिर बनवाने के नाम पर जब उसे जरूरत थी तो उसको उन्होंने सूली में चढ़ा दिया, उसका इस्तेमाल किया, तमाम प्रकार से कत्लेआम करवाया। आज जब न्यास बना उसमें कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति नहीं रखा गया है, न कोई पुजारी रखने की संभावना है। आज भी अगर ये हमारे लोग अगर न चाहें, हमारे लोग अगर दूर अपने को कर दें तो इनकी मंदिर की जो ईंट है लगाने वाले को कारीगर नहीं मिलेंगे, इनको मजदूर नहीं मिलेंगे। भाईचारा को बिगाड़ा है, इनका बिगाड़ा हुआ भाईचारा को इनको खुद एहसास हो जाएगा। छोटे शब्दों में हम पूछना चाहेंगे कोई ऐसा मंत्र है जिससे समाज का विकास हो सके, देश का विकास हो सके, छोटे शब्दों में, जिससे कि आपकी जो राय है समाज के प्रति जा सके? सीधा सा मंत्र है, शिक्षित बनो, शिक्षित, संगठित हो और संघर्ष करो। ये 3 मंत्र है। हमारे लोग 3 मंत्रों को मान लें, देश का परिवर्तन हो जाएगा, समाज का विकास हो जाएगा और जो ऐसी ताकतें देश को तोड़ना चाहती है इनका विनाश हो जाएगा। वर्तमान सरकार दावा कर रही है महिला सुरक्षा के नाम पे हमने बहुत काम किया है और प्रदेश में महिला हर जगह सुरक्षित है, लेकिन आए दिन ऐसी कई बड़ी घटनाएं आ रही हैं और वह घटनाएं नेता हो, ऑफिस हो, हर जगह पे आ रही हैं। महिला के साथ छेड़छाड़, रेप, कई बड़ी घटनाएं आ रही हैं जिससे शर्मसार हो जाती है पूरी राजनीति देश की, क्योंकि राजनेता बयान दे लेते राजनीति वाले और महिला आज भी सुरक्षित नहीं है। सरकार तो वादा कर रही है हमने बहुत कुछ कर दिया है, हम सुरक्षा के नाम पे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे, सरकार की बातों में कितनी सच्चाई है? जिनका चरित्र ही झूठ है, जिनकी कार्यशैली ही झूठ है, फरेब है, जिनका चरित्र ही लोगों को ठग करके मुंह बनाना है, इन्होंने जितना भी कहा अभी तक ठीक उसका उल्टा किया है और आज भी कर रहे हैं। किसी से छपा नहीं है कि इनके कार्यकाल में जो महिलाओं की दुर्दशा हुई है, चाहे रेप के मामले में हुआ, चाहे अन्य प्रकार के जो भी घटनाएं घटी हुई है, एक पूरे दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा देश में कलंकमयी सरकार कभी न आई है और हमारे ख्याल में, और इनसे ज़्यादा कोई आतताई और इनसे ज़्यादा घमंडी, झूठे लफेज, हरी बात करने वाली कोई सरकार नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी परिवर्तन आए, हम महिला अपने पैरों पर खड़े हों, लड़कियां अपने पैरों पर खड़े हों, शिक्षक बनकर के इनसे संघर्ष करना सीखें, इनकी फरेबी बातों को, झूठी बातों को और बाद में जो लोग जो लफाई झाड़ने वाले जिम्मेवारी हैं इनका मुकाबला करने के लिए जिस पर युवा भी आ गया है और आपकी लड़कियाँ और युवतियाँ भी आ गया है, तभी इन लोगों का इनको सही मूल्य जवाब दिया। वर्तमान सरकार में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसमें इनके कई वरिष्ठ कद्दावर नेता भी शामिल रहे और वही सरकार इल्जाम लगा दी कि आपकी सरकार में ऐसी घटनाएं नहीं हुई, क्या आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ? तो सरकार करना क्या चाह रही है? महिला सुरक्षा के नाम पर ये करना चाह रही है, बदला लेना चाह रही है महिलाओं से? केवल महिला सुरक्षा के नाम पर ये लोगों को गुमराह करके महिलाओं का शोषण करना चाहते हैं। महिला पहले के ज़माने में महिलाओं के लिए एक भोग वस्तु हुआ करती थी। महिलाओं को जो आज अधिकार मिला बाबा साहब के संघर्ष के बदौलत, बाबा शिक्षा का अधिकार मिला है, राज में आने का अधिकार मिला है, प्रशासन का अधिकार मिला है, इनको ये चीज़ खल रही है। ये नहीं चाहते थे कि महिलाएं आगे यहाँ आए, लेकिन इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। महिलाएं आगे आने जा रही हैं, लड़कियाँ आगे आ रही हैं और वो अपनी सुरक्षा खुद करेंगी, इनके सहारे नहीं हैं और कहीं कहीं कर भी रही है। और जहाँ जहाँ ये गलती करके अपना जो इनका जो कारनामा है उनका भंडा फूट रहा है और हर बड़ी बड़ी घटना जहाँ चल देख रहा हो, हर घटना में इनकी पार्टी और उनके बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं हाथ अवश्य है। आपकी युवाओं के प्रति क्या विचारधारा रहती है जिससे युवा शिक्षित हो सकें, ये और शिक्षा मिल सके या उन्हें रोजगार मिल सके या अगर राजनीति में आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं? आपकी क्या विचारधारा है? जो हमारा सवाल है एक है युवाओं के प्रति विचारधारा, उसमें कैसे शिक्षा पाएँ, कैसे रोजगार पाएँ और अगर राजनीति में आना चाहते हैं कैसे? देखिए, इस देश की सबसे बड़ी जो रीढ़ है वो युवा है। जिस देश का युवा आगे होगा वो देश अविकसित होगा, जिस देश में युवा पीछे होगा वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। युवाओं को इन्होंने इतना पीछे धकेल दिया है, रोजगार के नाम पर भ्रमित करके
उनकी अच्छी शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं चाहता हूँ रोजगार पाने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए, देश की सत्ता पर कब्जा करने के लिए, आने वाले कल के वस्तु बनाने के लिए युवाओं को स्वतः अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। युवाओं को आगे आना पड़ेगा। जहाँ तक गांधी का सवाल है, आने वाले कल में अब युवाओं का ही विशेष जोर रहेगा। युवा आगे आएंगे, उसी प्रकार से राजनीतिक धारा बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि जितने भी युवा हैं अच्छे से अच्छे लोगों के संपर्क में जाएं, अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ें, संविधान का ज्ञान अर्जित करें, अपने महापुरुषों का इतिहास जानें, अपने देश की संस्कृति को जानें, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के गोलवा से गंगा तक किताब पढ़ें। अब आपके जितने भी जैसे कई महापुरुषों ने जो किताबें लिखी हैं उनका अध्ययन करें। अध्ययन करके सत्यता की जानकारी करने के बाद असलियत को परखें। परख करने के बाद आने वाले काल का इतिहास बनाने के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी शिक्षा करने का अच्छे बता जो इनकी जितनी भी अंधविश्वासी फरेबी जुमलेबाजी की जो इनकी नीतियाँ हैं इनका भंड होता है। आज जो नए युवा हैं राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में ये आ गए हैं, भड़काऊ पोस्ट डालते हैं, भड़काऊ बोल देते हैं, उन्हें समझ नहीं है राजनीति क्या है। उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? अब नए युवा हैं आज तो ये भड़काऊ चीज़ बंद करें, इसके विषय में क्या? कभी कभी उन्माद में गलती हो जाती है। लड़के अच्छे होकर आगे कुछ करना चाहते हैं, उनको चूंकि सहारा नहीं मिल रहा, सहयोग नहीं मिल रहा, अपेक्षित शिक्षा नहीं मिल रही है, अपेक्षित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, अपेक्षित आने वाले कल के लिए मूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी वो गलती में भले ही कुछ भड़काऊ विचारधारा प्रकट कर देते हो, लेकिन उनकी नीयत कभी भी खराब न थी और ना है और ना रहेगी। और निश्चित उनके तब कुछ सीखेंगे, कभी कभी गलती भी करेंगे। अखाड़े में पहलवान जाता है, गिरता है, तब पहलवान बनता है। कभी कभी वो गिरेंगे ठेबे लेकर के, और जब धीमे धीमे गलती करेंगे, गलती के एहसास कुछ तो खुद एहसास करेंगे, को हमसरी के बुजुर्गों सीखेंगे, और निश्चित है युवा आगे आएंगे और उनके आने वाले कल को कोई रोक नहीं पाएगा। युवा हैं सोशल मीडिया पे ज़्यादातर भड़काऊ पोस्ट है, बयानबाजी करते हैं। हमारा अगला सवाल ये रहता है कि इस समय नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर इस समय सोशल मीडिया चुनाव में हावी है या जनसंपर्क, निजी संपर्क? क्योंकि आप पूर्व में विधायक भी रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं, और आपने राजनीति उस समय की शुरुआत की थी जब ना तो फ़ोन होते थे, ना ज़्यादा टीवी चैनल या अखबार होते थे। उस समय जनसंपर्क या निजी संपर्क आज उसके मुताबिक आज भारी हैं या सोशल मीडिया? तो ऐसा है, सोशल मीडिया बड़े पैमाने पर आज हावी हो रही है, इसमें कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग वाकई में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें स्वतः आगे आना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। यदि भी सोशल मीडिया एक फैक्टर बन गया है आज की राजनीति, आज के परिवर्तन का, आज के संघर्ष का, लेकिन इसके बावजूद फिर भी लाइन से हट करके जैसे मैं हम सोशल मीडिया का सम्मान करते हैं, इसके बावजूद मैं कभी भी सोशल मीडिया पर आश्रित होकर न मैंने कभी आनंद की है, ना मैं आज कर रहा हूँ, ना घोषणा करूँगा। मैं स्वतः अपने दम पर कार्यकर्ताओं से सीधे मिल करके, संगोष्ठियाँ करके, कैडरवास करके, और एक बात को बड़े तार के ढंग से लोगों की अपनी बात भी समझा तो उनकी सुनते हैं, और जो बात प्रमाणित होती है, तथागत गौतम बुद्ध ने जो कहा था कि सत्य वही है जो प्रमाणित हो जाए, चाहे किताबों में लिखा हो, चाहे महापुरुषों ने कहा हो, चाहे परंपरागत हो। उन्होंने कहा था, चाहे उन्होंने अपने मुँह से खुद कहा था, चाहे गौतम बुद्ध ने, कि चाहे मैं क्यों ना कहूँ, लेकिन जब तक जो बात तरक्की की कसौटी पर खड़ी न उतरे तब तक उस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और ये चल रहा है, इसी चलने के तहत है जो परिवर्तन होना चाहिए, उस परिवर्तन के लिए आने वाले कल में आपको ये जो परिवर्तन की लहर है वो निश्चित दिखाई देगी। इस समय देश के साथ विदेश में वैश्विक महामारी तबाही मचाए गए, वहीं विदेश में देखा जाए, पूरे विश्व भर में देखा जाए तो इससे कम से कम 1.5 करोड़ मरीज पहुंच गए हैं। वहीं भारत में भी 10 लाख से ऊपर मरीज पहुंचे हैं। ऐसे में जो शासन प्रशासन की नीतियां हैं भारत में, किस तरह आपको प्रभावित करती हैं? क्या उनकी नीतियाँ सही हैं? उनसे जो आम जनता है या आम लोग हैं, उन नीतियों से कितना प्रभावी, उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? महामारी के रूप में सरकार ने एक नाबालिग की भूमिका अदा की। इन लोगों को ये ज्ञान नहीं था कि आने वाली बीमारी कैसे लड़ जाता है। इन्होंने समय लॉकडाउन लगाया जब लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने समय लॉकडाउन खोला जब लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए था। सत्यता ये है कि बीमारी के मामले में इनको कुछ पता नहीं था, न ज्ञान था,
कई ऐसे देश विकसित देश हैं जिन्होंने आवश्यकता अनुसार जहाँ समझा वहाँ क्षेत्र विशेष में लॉकडाउन लगा करके कंट्रोल किया। चाइना से जब मामला चला, चाइना ने कंट्रोल कर लिया, और भी तमाम देशों ने, उत्तर कोरिया हो चाहे देश हो, उन्होंने क्यों कंट्रोल किया? इसलिए उन्होंने जो दोषी क्षेत्र रहा है, प्रभावित क्षेत्र रहा है, उसी को उन्होंने लॉकडाउन करके उसी पर अटैक किया है। जहाँ इन्होंने पूरे देश को लॉकडाउन करके देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है, व्यापार चौपट कर दिया है, रोजगार बर्बाद कर दिए हैं, वहाँ देश की ये नौबत आ गई है कि देश पूरा का पूरा भुखमरी का कगार पर है। इसमें इनकी जो नीति रही है, एक नाबालिग जो हमारा शासन होता है उस रूप इनकी भूमिका रही है। जैसे आपने कहा नाबालिग रही है, ऐसे में वैश्विक महामारी में जो किसान है, श्रमिक है या आम जनता है, भुखमरी कगार पे जा पहुंची है। हम अन्य जगह की नहीं कहेंगे, अन्य प्रदेश की कहेंगे, अपने जनपद कहेंगे, रोज आदमी लोग फांसी लगा रहे हैं सिर्फ भुखमरी से, कंगाली से, घर में खाने नहीं है कुछ। इस विषय में आप क्या कहेंगे? कोई आपकी क्या राय है जो सरकार को प्रति मतलब हो सकती है, कारगर हो सकती है, जिससे उन्हें लाभ मिल सके? कोई आपकी विचारधारा या राय है, ये कैसे प्रभावित, मतलब उनको क्या करना चाहिए इस समय जिससे लोगों को रियायत मिल सके, लोगों को इस महामारी में कुछ उन्हें 20 करोड़ पैकेज भी आया था, पैकेज भी लोग कह रहे हैं कहाँ गया, पैकेज नहीं मिला। कोई आपकी कुछ कोई ऐसा मंत्र है जिससे उनको लाभ मिल सके? देखो, मंत्र ये है कि सबसे पहले ये किसान को मजबूत करें, और किसान को मजबूत करने के लिए किसान की जो अपेक्षित आवश्यकता है, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे उनको उत्पादन का उचित मूल्य हो, चाहे उनकी और आवश्यकताएँ हो, उनको पहले जाकर के ठीक करें। इसके बाद जितना भी जो देश का उत्पादन है, जो मजदूरी की वजह से टूट चुका है, जो टूटे हुए उत्पादन है, रुके हुए उत्पादन है, मिल फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, इनको चालू कराने के लिए गवर्नमेंट को मदद करना चाहिए, उनको खड़ा करना चाहिए, और खड़ा करके मजदूरों को रोजगार मिलेगा, देश में उत्पादन होगा, तो देश अपने पैरों पर खड़ा होगा। क्योंकि सब जगह चौपट हो चुका है, हर वर्ग का कोई, चाहे बड़ा व्यापारी हो चाहे छोटा व्यापारी हो, कोई ऐसा नहीं बचा है जो इस महामारी के इनके द्वारा किए गई गलती से प्रभावित न हुआ हो। हम यही चाहते हैं सरकार की तरफ से कुछ न कुछ ऐसी कार्यक्रम चलाई जाए। केवल 20 करोड़ 1000 करोड़ कहने से कुछ काम नहीं बनेगा। कहाँ चला गया पैसा? जो PM फंड आया था वो पैसा वो कहाँ चलेगा, कहाँ चला गया? मैं अभी अमेरिका में 4 महीने रहा, वहाँ मैंने देखा अमेरिका में महामारी की बीमारी बहुत कस के थी, इसके बावजूद वहाँ पूरे देश लेवल पर नहीं लगाया गया लॉकडाउन, केवल लॉकडाउन वहाँ लगाया गया है जहाँ महामारी की शिकायत ज़्यादा थी। उत्पादन उन्होंने मिल फैक्ट्री बंद नहीं होने दी, उन्होंने देश के उत्पादन को और व्यवस्था को पूरी ताकत के साथ रोकने की कोशिश की। और आज भी वो यद्यपि प्रभावित तो सभी हुए हैं, अमेरिका भी प्रभावित हुई है, लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर हमारा देश प्रभावित हुआ है। मैं आकर के यहाँ देख रहा हूँ, अभी लॉकडाउन के दिनों के बाद, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आदमी अपने दम पर जिंदा है, सरकार के दम पर, सरकार की ताकत पर, सरकार के प्लानिंग पर यहाँ कोई भी आदमी नहीं जिंदा रह पा रहा, इसलिए वो बिल्कुल तंग आ जाता है, तो कोई फांसी लगा रहा है, कोई कुछ कारण होता मर रही है, क्या करे, तो उसके सामने मजबूरी है। तो इसलिए मेरे सरकार से इस आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना है कि बड़े पैमाने पर एक विचार बना करके किसान को पहले मजबूत करें, और इसके बाद मिल फैक्ट्री को मजबूत करें, और जो उत्पादन जो रुक गया उसको चालू करें, और तमाम सरकार की अनावश्यक खर्च की जो गतियाँ हैं उनकी कटौती करें, और कटौती करके देश को खड़ा करने में अनावश्यक जो निर्माण हो रहे हैं उन निर्माणों को तत्काल रोक करके देश की जो मुख्य व्यवस्था है, जिसे व्यवस्था कहते हैं, जिससे लोग जिंदा रहेंगे, उसको खड़ा करने का काम करें। ये तो राजनीतिक सवाल थे। हमारा ऐसा शो है नेताजी स्माइल, उसमें हम जो नेता हैं उनके जीवन परिचय जानते हैं, उसी में आपका जीवन परिचय जानना चाहेंगे। आपने जब राजनीतिक शुरुआत करी या शिक्षक शुरुआत करी, तो उस समय आपका प्रारंभिक गुरु या साथी कौन रहा, और आप मजबूत कैसे हुए? क्या पारिवारिक मजबूत थे, पैसे से, धन से, या कोई भी कारोबार शुरू करो उसमें पैसा तो लगता ही है और लोगों के सहयोग की जरूरत, तो समाज ने आपकी मदद की या आपके पारिवारिक मजबूत थे? क्या आपके अन्य जो दोस्त थे, प्रारंभिक गुरु कौन था? ऐसा है, प्रारंभ से ही हम मजबूत नहीं थे। हमारे पिताजी बहुत छोटी उम्र में महात्मा होकर के घर छोड़ के चले गए थे। हमें पढ़ाने का काम हमारे चाचा श्री और हमारी माता श्री, इन्होंने मेरे पढ़ाने का काम किया। क्योंकि गरीब परिवार से मैं था, तो गांव से लेकर के यहाँ तक मैं पैदल आता था,
पैदा ला करके ट्यूशन करता था, ट्यूशन करके मैं पढ़ता था और रात और दिन एक लक्ष्य था हमारा कि किसी तरीके से कुछ बनूं। मैं एक बार पढ़ रहा था खरूसा में जूनियर स्कूल में, तो चुनाव हो रहा था। तो चुनाव के समय बाजे बज रहे थे, तो मैंने उस समय पूछा, मैं विद्यालय के सबसे पढ़ने में तेज छात्र था, मैंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हल्ला गुल्ला किस बात का हो रहा। गुरुजी ने मुझे शांत करने के लिए कोशिश की। मैंने कहा नहीं बताइए। मैं जिद पर आ गया और जिद का परिणाम निकला। गुरुजी ने मुझे पीटा, पहली बार जिंदगी में गुरु से पिटा हूँ, लेकिन मैं अपनी जिद से अड़ा रहा। अंत में उन्हें बताना पड़ा कि ये ऐसा होता। तो मैंने कक्षा 7 में पढ़ता था, मैंने प्रतिज्ञा की थी गुरुजी बड़ा होकर के मैं भी विधायक बनूंगा, और उसी लक्ष्य को लेकर के मैंने आकर के 1965 में राजनीति की शुरुआत की थी। और लगातार करते 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 जब मैं प्रयास के परिणाम स्वरूप 1989 में जब मैं विधायक बना, तो गुरुजी उस समय मेरे खरूसा में इंटर कॉलेज में वो लेक्चरार थे, उनसे मैं मिला और मिला करके मैंने उनके हमारे जीवन में जो ऊंचाई मिली है उसका प्रेरणा हमारे गुरुजी का जो पीटना था वही मुझे आशीर्वाद रूप में स्वीकार करके अपना लक्ष्य बनाया था। तो मैं कभी भी आर्थिक आधार पर मजबूत नहीं था। मेरे समाज के लोगों ने मेरा समय समय पर चुनाव में लड़ा, मेरा साथ दिया। मैं कभी चंदा मैंने किसी से आतंक नहीं मांगा, ना मैं चंदा लेता हूँ। अगर कोई चुनाव में सहयोग करता है तो शायद स्वीकार कर लेता हूँ। और हमारे तमाम लोगों ने मेरा काफ़ी साथ दिया और उसका बड़ा निकला कि कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया। अपनी साइकिल, अपनी रोटी, अपना दिला तैयार करके कार्यकर्ता निकला। और आज भी माधोगढ़ क्षेत्र की बहुजन समाज की जो हमारी जनता है, जिसने मुझे 2 बार विधायक बनने का मौका दिया, मैं उसका ऋणी हूँ। और जब तक मेरा जीवन रहेगा उनके हितों के लिए, उनके विकास के लिए जो मेरे द्वारा बन सकता है मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और मेरा लोगों से एक कहना है कि संविधान को बचाओ, देश को आगे बढ़ाओ और बच्चों में एक जो जिज्ञासा है आगे आने की, उसके लिए परिस्थितियाँ पैदा करो और शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इस नारे के साथ अपना इतिहास जानो, अपना इतिहास पढ़ो, अपना इतिहास बनाने का काम करें, यही हमारा मूल मंत्र है। कोई भी व्यापार हो सकती है, राजनीति सब में रुकावट आती है, लेकिन राजनीति में सबसे ज़्यादा रुकावट आती है। अभी तो आपके राजनीति सफर में कितनी रुकावट आई है? कभी आपको लगा ऐसे हम राजनीति छोड़ दें या और कुछ करने लगे, राजनीति हमसे नहीं होगी? देखो रुकावट तो हमारी 90 नोटा कभी रात में होती है, लेकिन रुकावट का मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देंगे। मैंने जीवन में राजनीति में कई परिवर्तन ऐसे आए। जब मैंने पंथी यात्रा निकाली, जब मैंने समाज को संगठित करके समाज को जगाने का काम किया, तो तत्कालीन मेरी जो नेता थी मायावती जी, उनको मेरा ये आशा अच्छा नहीं लगा। कार्यकर्ताओं को भड़का हुए आकर के उन्होंने हमें पार्टी से निकाल करके मैं मैं ऋणी हूँ माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का कि मुझे मेरे आवास पर स्वयं गए मुझे देने के लिए। उन्होंने मेरे जज्बे को स्वीकार किया, मेरे संघर्ष स्वीकार किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी में ला करके मुझे कहते हुए कई बार चुनाव लड़ा नहीं जीता वहाँ से वोट बैंक की वजह से, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी नेता बनने से नहीं रोका। तो लगातार मुझे आगे बढ़ाने का काम भी किया। और आज जो है, आज देख रहे हैं आप कि आज मैं समाजवादी पार्टी में कई पदों पर रहा, आज से भी राष्ट्रीय भी रहा। और आज भी मेरी हैसियत एक वरिष्ठ नेता के रूप में पार्टी में है। हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश जी को यदि भी मैंने बहुत छोटे में खिलाया भी है, लेकिन मैं उनका बार बार इस बात को लेकर के धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि एक होनहार नेता है। आने वाले कल के वर्ष में इस देश के प्रदेश के लिए ऐसे नेता की ज़रूरत है। उन्होंने हम सभी के लोगों को बुजुर्ग होने के नाते समय पर सब सम्मान दिया है, देते भी हैं, मेरी बात सुनते भी हैं, गंभीरता से मेरी बात को विचार भी करते हैं। आतंक का इतिहास है, मैंने कभी भी कोई अगर ऐसी बात कह दी हो, उन्होंने कहीं बुरा नहीं माना, मेरी बात को सम्मान से दिया। तो मैं उस आने वाले कल के नेता के लिए प्रार्थना करता हूँ तथागत से तो आगे बढ़ें, तो निकल जाए। आप देखा गया, आप अखिलेश यादव से काफ़ी करीबी बताए गए हैं, कई बार साथ में भी देखा गया है। और आपने बताया जैसे कि बचपन में खिलाया भी। आप पार्टी में किस पद में रहकर कार्य करना चाहते हैं जिससे देश का विकास आप कर सकें? ऐसा लगता है कि हम इस पद पर पहुँच जाएँ, मंत्री बन जाएँ, कुछ बन जाएँ कि हम इस समाज का अपना विकास कर सकें या देश का विकास कर सकें? देखो, कुछ करने के लिए पद की आवश्यकता नहीं। हम जो करना चाहते हैं, क्या पद के दम पर कोई काम नहीं करता। उसकी नीति और नियत ठीक होनी चाहिए, उसकी मनसा अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद प्रोग्राम प्लान होना चाहिए, लोगों को मौका देने का
अवसर होना चाहिए। तो मैं पार्टी में रह करके मैंने कोई पद लेने की कभी अपेक्षा जाहिर की वरना मैं याद कर रहा हूँ। मैं टिकट भी नहीं मांगता, पिछली बार भी मैंने टिकट नहीं मांगा था। आने वाले कल में भी पार्टी का नेतृत्व का निर्देश मिलेगा, उसी निर्देश के तहत मैं काम करूँगा। और चूँकि आने वाला कल केवल समाजवादी पार्टी के आने पर ही निर्भर है, तो हम ये चाहते हैं कि समाज देश की जो जनता है, प्रदेश की जनता है, अगले सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करे, अध्ययन करे, चिंतन करे, मनन करे। कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा, कोई जाति धर्म नहीं बचा, कोई क्षेत्र बचा जहाँ उनका इतिहास न बना हो। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले कल में उनको एक भविष्य के रूप में एक बहुत बड़े नेता के रूप में आगे बढ़ाएं, जो आने वाले कल का भारत का निर्माण करे, जो निर्माण को सारी दुनिया सलाह करे। आप पहले अध्यापक रहे, उसके बाद विधायक बने, तो जब स्कूल पढ़ाने जाते थे तो बच्चों का और अध्यापक जो अभिभावक है उनका रवैया कैसा लगता था? ये डरते थे कि विधायक जी पढ़ाने आए हैं, तो आपको भी कैसा लगता था? कुछ खास मैंने कभी भी अध्यापक बन के इसके बाद विधायक बनने के बाद जब भी मेरे प्रिंसिपल ने मैंने कहा था छुट्टी दे दो, मैंने कहा नहीं। मेरे चाय पीरियड लगा करते थे, मैं रेगुलर जाता था, रेगुलर पढ़ाता था। मेरे बच्चे बहुत उत्साह के साथ पढ़ा करते थे। हमारे बच्चों के गार्जियन उत्साह के साथ मेरा पढ़ाना आकर के देखा करते थे कि जब मास्टर साहब थे तब ये कैसा पढ़ाते थे, अब विधायक बन गए कैसा पढ़ाते हैं। मैंने पूरी नौकरी 38 साल मैंने कभी भी नंबर 2 का शिक्षा का काम नहीं किया कि घर बैठे 10 बजे करके मैंने तनख्वाह प्राप्त की हो। अगर विद्यालय नहीं गए तो मैंने छुट्टी ली है, अन्यथा मैं विद्यालय गया हूँ तो पढ़ा करके मैंने एक हमारा जो हम ही चोरी करेंगे तो आने वाले बच्चों की अपेक्षा क्या करेंगे। तो मैंने अपने जीवन में जो शब्द का निर्माण किया था और अच्छी शिक्षा का और अच्छे छत्र का उसका मैंने निर्माण करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है। और उसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने एक इतिहास और बनाया है। मेरी पत्नी मुझे कोई पास मिली थी। मेरे दिल चूँकि माता फूले को मैंने पढ़ा था, उन्होंने अपनी पत्नी पढ़ा करके सारे देश में शिक्षा का इतिहास खड़ा किया था। उन्होंने जब हमने देखा कि नहीं इनको पढ़ना चाहिए तो मैंने अपनी पत्नी को आपके सामने मैं गर्वित हूँ, तो उनको मैंने MA तक पढ़ाया, BTC कराया और शिक्षिका बनाया। और उसका परिणाम है अगर उतनी न पढ़ी होती, शिक्षिका न होती, मेरे बच्चों की देख रेख उन्हीं ने की है। मेरे बच्चे आज जो कुछ भी हैं उन्हीं की देन है। और आज मेरी जो ऊंचाई है उस ऊंचाई में मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का और इसके बाद मेरे मित्रों का, मेरे दोस्तों का, मेरे शत्रुओं का है। मैं तो एक कार्यकर्ता की कार्य करता रहा, लेकिन मुख्य जो लक्ष्य था वो हमारी जो उपलब्धि का वो नहीं लूँगा। आज हमारे बीच मौजूद रहे पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा, दमदार बोले, अच्छा बोले और एक शिक्षक भी हैं, राजनीति पढ़ी लिखी वाली करी है और समाज के लिए भी बहुत कुछ करा है। ऐसे ही खास शो के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ क्रांति के साथ।